नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि उच्च पेंशन के मामले सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब इन मामलों के ऊपर फिर से सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा उसके ऊपर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलने वाली उच्च पेंशन जो है वो डिपेंड है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उच्च पेंशन पाने के लिए आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी को पूरा करना होगा ताकि आपको पेंशन मिल सके। तो जी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 में आरसी गुप्ता केस में फैसला दिया गया था, जिसके तहत उस फैसले में जो 5,000 और 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट थी तो उसे हटा दिया गया था। यानी ईपीएफओ द्वारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो 5,000 रुपये, जो 6,000 रुपये की लिमिट यहाँ पर सेट की गई थी तो उसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने साइड में रख दिया था और कर्मचारियों को उनके पूरे वेतन पर अंशदान देकर उच्च पेंशन प्राप्त करने का हक प्रदान कर दिया था। उसके बावजूद ईपीएफओ द्वारा बहुत सारे पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का लाभ नहीं दिया गया और ईपीएफओ द्वारा फिर से जो है वो यहाँ पर एक मामला जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। 2018 में भी केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया था और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च वेतन पर पेंशन मिलने का रास्ता साफ कर दिया था। उसके बाद इस फैसले के ऊपर ईपीएफओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला देकर फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का रास्ता साफ कर दिया, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती थी। पर ये पेंशन बढ़ोतरी है तो वो किस तरह से होगी ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का पैरा 11(3) यह कहता है कि जब आप सेवा में हो तब आपको एक ज्वाइंट ऑप्शन का फॉर्म ईपीएफओ में सबमिट करना होगा ताकि आपको उच्च पेंशन का लाभ मिल सके। इसके लिए आपके नियोक्ता की ओर से और आपके अप्रूवल के बाद ईपीएफओ में जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म जो है वो देना पड़ता है, जिसमें आपकी तरफ से अप्रूवल रहता है कि आपका जो पूरा वेतन है यानी आपकी जो पूरी बेसिक सैलरी है तो उस बेसिक सैलरी पर ईपीएस 95 योजना में कंट्रीब्यूशन दिया जाए। आरसी गुप्ता केस में भी यही कहा गया था कि जब कर्मचारी का और एम्प्लॉयर का दोनों का 12-12% पूरे वेतन के हिसाब से अंशदान कटता है तो ईपीएफओ द्वारा यह सीलिंग लिमिट लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है वो ईपीएस 95 पेंशन योजना में जो कंट्रीब्यूशन देता है तो वो पूरे वेतन पर होना चाहिए, ना कि किसी सीलिंग लिमिट पर। यानी 8.33% जो सीलिंग लिमिट है तो उस पर ना होकर जो कर्मचारी की पूरी सैलरी है, यानी ईपीएफओ द्वारा जो सीलिंग लिमिट सेट की गई है तो उसके ऊपर अगर किसी की बेसिक सैलरी होती है तो उस पूरी बेसिक सैलरी पर ईपीएस 95 पेंशन योजना में अंशदान दिया जाए। और जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको जो सीलिंग लिमिट है तो उसे ना कंसिडर करके उसके अंतिम वेतन को कंसिडर करके पेंशन की गणना किए जाए और जो पेंशन है वो उसे भुगतान में की जाए। तो जी यहाँ पर अगर आपने आपके उच्च वेतन पर ईपीएस 95 पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन दिया है तब आपको उच्च वेतन पर आपकी पेंशन मिलेगी, अन्यथा आपको जो रेगुलर पेंशन है यानी सीलिंग लिमिट के हिसाब से जो पेंशन की गणना है तो वो होगी और आपको उतनी ही पेंशन मिलेगी। अगर आपकी पेंशनेबल सैलरी जो है वो 15,000 रुपये हम कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि जो सीलिंग लिमिट मौजूदा समय में है वो 15,000 रुपये है और आपने अगर 35 साल तक काम किया है तो आपको 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर आपकी 35 साल से ज़्यादा सर्विस है तो भी आपको जो 7,500 रुपये है तो उससे ज़्यादा की पेंशन मिलेगी। जो भी आपकी सर्विस है तो उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। पर यहाँ पर जो पेंशनेबल सैलरी है तो वो सीलिंग लिमिट है 15,000 रुपये, तो वही कंसिडर करके आपको पेंशन की गणना जो है वो की जाएगी और वो पेंशन आपको मिलेगी। भले ही आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 से ज़्यादा है, 50,000 है, 60,000 है, कुछ भी हो, पर आपकी जो पेंशनेबल सैलरी है वो केवल 15,000 रुपये ही पकड़ी जाएगी या फिर जो सीलिंग लिमिट है तो वो पकड़ी जाएगी। तो जो है यहाँ पर सीलिंग लिमिट जो है वो ईपीएफओ द्वारा रिवाइज करती रही है। सबसे पहले 1995 में यह सीलिंग लिमिट 5,000 रुपये थी, उसके बाद 6,500 रुपये कर दी गई और मौजूदा समय में 2014 के बाद यह सीलिंग लिमिट 15,000 रुपये है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि उच्च वेतन पर पेंशन पाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सिंपल सी बात है कि उच्च वेतन पर आपको ईपीएस 95 पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन देना होगा, तभी आपको जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आपको उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा।
अब जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अभी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो उनकी पेंशन कैसे बढ़ेगी। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो वो अपनी रेगुलर पेंशन जो सीलिंग लिमिट है तो उसके हिसाब से जो है वो ले रहे हैं। अगर उनको उच्च पेंशन का लाभ चाहिए तो उनको सबसे पहले ईपीएस 95 पेंशन योजना में जो डिफरेंस की अमाउंट बनती है तो वो पे करनी होगी। कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी तो इसके बारे में आपको ईपीएफओ बताएगा। अगर आपका ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन का आवेदन स्वीकार किया जाता है, वो अमाउंट आपको ईपीएफओ में जमा करनी होगी। उसके बाद आपको उच्च पेंशन का लाभ ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत मिलेगा। तो जी हाँ, सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा, उसके बाद आपको उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा। तो जी हाँ, सिंपल सी बात है, उच्च वेतन पर कंट्रीब्यूशन दो, उसके बाद उच्च वेतन पर पेंशन का लाभ पाओ। तो जी हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये जो मामले है वो लंबित है। सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट आएगा तो इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। अब ये सुनवाई शायद अक्टूबर महीने में हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में 25 अक्टूबर 2021 की तारीख भी दिखाई गई है। फिलहाल इसके संदर्भ में बीच में जो भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उस बटन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आपसे संबंधित अपडेट आए, सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आए या फिर न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में अपडेट आए तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और आप सभी को मेरा नमस्कार।